तो सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल पे। तो मैं आपको हर चीज़ के लिए गाइड करूँगा टेक्निकल एस्पेक्ट में। आपको कोई भी समस्या हो या फिर आपको अपने टेक्निकल करियर में कोई भी दिक्कत हो, तो बेझिझक होके मेरे पास आप आ सकते हैं। तो भाइयों, मैं आपका नया साथी, वेलकम टू माय न्यू चैनल कोड विद सैंडी। तो इस चैनल पे मैं आपको हर तरीके की वीडियोज़ दूँगा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से लेके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेके और जो भी चीज़ें एक आपको अच्छे जॉब के लिए, अच्छे टेक्निकल करियर के लिए चाहिए होंगी। तो बने रहिए मेरे साथ और जुड़ जाइए मेरी जर्नी में। तो आज की वीडियो होने वाली है कि आपको टेक्निकल करियर में सक्सेस कैसे हासिल करनी है। तो जुड़े रहिए सानिध्य के साथ। सबसे पहले हम मेरे बारे में डिस्कस करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है। फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा कि कोडिंग के लिए आपको कहाँ से शुरू करना है। कोडिंग के बाद डेटा स्ट्रक्चर्स की बातें करेंगे, उसके बाद थोड़ा फंडामेंटल्स की बातें करेंगे। फिर आपके लिए एक सूटेबल रोड मैप ढूंढेंगे कि आपको कहाँ पे जाना चाहिए, कौन से टेक फील्ड में जाना चाहिए। हैकेथॉन्स के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, रेज्यूमे बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर रैप करेंगे सेशन को। तो सबसे पहले जान लीजिए मैं हूँ कौन। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि थापर से ग्रेजुएट किया है कंप्यूटर साइंस में। अभी मैं करंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ ऑप्टम में, जो कि एक बहुत ही नोन एमएनसी है। और मैंने एस टी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी इंटर्नशिप पूरी करी है। तो मेरे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जर्नी की बात की जाए तो मैं कोड फोर्सेस पे एक्सपर्ट हूँ और कोडशेयर पे 5 स्टार हूँ। तो आप मुझे कह सकते हैं कि मैं दुनिया के टॉप 1% कोडरों में आता हूँ। मैंने बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है और उनमें काफ़ी अच्छा रैंक स्कोर किया है, जैसे कि गूगल किक स्टार्ट और कोड बीटा। हैकेथॉन्स के बारे में बात करेंगे। मैंने काफ़ी हैकेथॉन्स लगाई हैं। जोमेटो हैकर नूडल 2022 का मैं विनर रहा हूँ और डॉक्टर रेड्डी की एक विजुअल हैकेथॉन है, उसका मैं रनर अप रहा हूँ। और काफ़ी ऐसे बहुत सारी हैकेथॉन्स लगाई हैं। और एक अगर आपको एक मज़े की बात बताऊँ तो मेरी जॉब जो लगी है एमएनसी ऑप्टम में, वो भी एक हैकेथॉन के थ्रू ही लगी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप केवल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग डीएसए वगैरह सीखें, हैकेथॉन के थ्रू भी आप अपना एक नया टेक्निकल करियर शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कोडिंग की। कोडिंग के लिए बहुत सारी भाषाएं अवेलेबल है, लैंग्वेजेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो सबसे 4 प्रोमिनेंट और सबसे फेमस लैंग्वेजेस हैं वो मैंने आपके लिए रखी हैं। अगर आपको सिंबल्स पहचानने में आसानी हो तो पहला सिंबल पाइथन का है। अगर आप बिल्कुल एक नए कोडर हैं जिसको कोडिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पाइथन से शुरुआत करें। पाइथन सीखते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आप इंग्लिश लिख रहे हो और काफ़ी सरल लैंग्वेज है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने स्कूल्स में सी प्लस प्लस या सी पढ़ के आते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि वो अपनी सी प्लस प्लस को ही ब्रशअप करें पहले। एक बार वो अगर सी प्लस प्लस में वेल वर्स्ट हो जाए, फिर वो पाइथन में स्विच कर सकते हैं। कुछ लोग जावा भी पढ़ के आते हैं। जावा भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। तो अगर आप जावा पढ़ के आए हैं तो सबसे पहले अपने जावा को ही स्ट्रॉन्ग करें, फिर ही किसी दूसरी लैंग्वेज पर स्विच करें। सी प्लस प्लस और जावा का कंपेरिजन किया जाए तो जावा ओप्स के लिहाज से सबसे अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है। ओप्स का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। अगर आपको वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो आप जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में भी यूज़ होती है और बैक एंड में भी। फ्रंट एंड में उसके काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, आप वो सीख सकते हैं। बैक एंड के लिए आप नोड जेएस सीख सकते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर और फेमस है। बात करें पाइथन की, तो पाइथन के बहुत सारे एप्लीकेशन है। पाइथन ऑटोमेशन में भी यूज़ होती है। ऑटोमेशन का मतलब है कि आप कोई चीज़ ऑटोमेट कर रहे हैं, जैसे किसी को मेल भेजने का प्रोसेस आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऑटोमेट कर सकते हैं, या फिर कोई अदर प्रोसेस। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई, इन सब में भी यूज़ होती है। बात करें जावा की, तो जावा बड़ी कंपनीज में बैक एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्प्रिंग बूट काफ़ी फेमस है, तो आप वो सीख सकते हैं। सी प्लस प्लस की बात की जाए तो सी प्लस प्लस भी काफ़ी जगहों पे यूज़ की जाती है, पर थोड़ा सा पुरानी हो गई है। सी प्लस प्लस कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिहाज से सबसे अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है, क्योंकि वो सबसे तेज़ कंपाइल होकर एग्जीक्यूट होती है। एक बार आप किसी लैंग्वेज को पकड़ लें तो आप सबसे पहले अगर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन चुनी। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सी प्लस प्लस या जावा के साथ जाएं, लेकिन आप पाइथन के साथ भी जा सकते हैं। तो एक बार आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीख चुके हैं और उसके सारे फंडामेंटल से अवगत हो चुके हैं, तो आप एस के बारे में पढ़ सकते हैं। एस या फिर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिसको सी प्लस प्लस में हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स की इंप्लीमेंटेशन पहले से मौजूद है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जावा में भी है। जावा में इसको कलेक्शंस बोला जाता है, एंड पाइथन में भी इसकी लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं, तो आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स में सबसे प्रोमिनेंट डेटा स्ट्रक्चर्स जो आपको पढ़ने चाहिए वो है स्टैक, क्यू, ग्राफ्स, लिंक लिस्ट, ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, एवीएल ट्रीज। ट्रीज भी बहुत तरह के होते हैं। इसके बाद आपको एक बार आप इन डेटा स्ट्रक्चर्स को एक बार गो थ्रू कर लें, समझ लें कि ये होते क्या हैं, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। डेटा स्ट्रक्चर्स डेटा को स्टोर करने का एक तरीका है, जिससे आप कुछ अपना पर्टिकुलर डेटा स्टोर किसी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको उनको जल्दी से जल्दी और एफिशिएंट वे में, ऑप्टिमाइज वे में रिट्रीव करना है, तो कर सकते हैं। तो हर डेटा स्ट्रक्चर की एक अलग खूबी होती है और उसका अलग एप्लीकेशन होता है।
जैसे कि स्टैक हमारा जो लिंक लिस्ट है वो ब्राउजर के नेविगेशन में यूज़ होता है, बैक और फ्रंट बटन। स्टैक हमारा वर्ड में यूज़ होता है, वर्ड में अंडू ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए, वर्ड या कहीं भी। तो हर डेटा स्ट्रक्चर का अपना अलग एप्लीकेशन है। ग्राफ्स हमारे नेविगेशन में हेल्प करते हैं, नक्शे बनाने में, और नक्शों में रास्ता रास्ता खोजने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक बार अपने डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करें। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, लीड कोड, GFG, कोड फोर्सेस, कोड शेफ। अगर आप एक बिगनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप GFG या लीड कोड से शुरुआत करें। अगर आपको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की साइड में जाना है तो आप कोड फोर्सेस या कोड शेफ या एड कोडर पे जा सकते हैं। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग सीखने का एक फ़ायदा ये है कि आपकी सोचने की शक्ति और क्षमता ये काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। तीसरा है, बहुत ज़रूरी है, कॉन्टेस्ट में भाग लेना। कॉन्टेस्ट में भाग लेने से आपको प्रेशर में चीज़ें हैंडल करने में मदद मिलेगी। और चौथा, कॉन्टेस्ट में जो सवाल आप नहीं कर पाए उनको आप अब सॉल्व जरूर करें। अब सॉल्व करने से आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। सीखने के लिए हमेशा टाइम दें और सवाल को समझने में भी टाइम दें। सोचने में कम से कम 1 घंटा दें, और अगर 1 घंटे बाद भी आप सवाल नहीं बना पा रहे हैं तो उसके बाद आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन एडिटोरियल द्वारा देख सकते हैं। एडिटोरियल जनरली कॉन्टेस्ट के बाद उपलब्ध करा दिया जाता है। कंप्यूटर के फंडामेंटल सीखना भी थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक ज़रूरी है। हमारे पास डेटाबेस है। डेटाबेस एक जगह है जहाँ पे आप डेटा स्टोर करें और उससे एफिशिएंट रिट्रीवल की टेक्निक्स पढ़ें। DBMS के बारे में पढ़ें, SQL के बारे में पढ़ें। आजकल NoSQL भी काफ़ी चरण में है, तो उसके बारे में भी ज़रूर पढ़ें। ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपना जो भी लैपटॉप या विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में चलते हैं। विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स एक अलग तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, शेड्यूलिंग के बारे में ज़रूर पढ़ें, मेमोरी हायरार्की के बारे में ज़रूर पढ़ें, हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ें, और हमारी जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, राउंड रॉबिन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उनके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज रखें। ओप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओप्स के बेसिस पे बड़ी बड़ी कंपनीज में एप्लीकेशंस बनाने की डिज़ाइनिंग की जाती है। ओप्स अर्थात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से काफ़ी तरह के पैटर्न्स बनाते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ओप्स अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखें। ओप्स के लिए C++ या आप जावा के साथ जा सकते हैं। नेटवर्क्स पढ़ें। नेटवर्क्स इतना ज़रूरी नहीं है, पर कुछ कंपनीज में प्रेफर किया जाता है। तो नेटवर्क्स में हमें हमारे नेटवर्क के फंडामेंटल्स क्लियर करना है, IPs के बारे में पढ़ना है, और OSI मॉडल के बारे में पढ़ना है, TCP/IP मॉडल कैसे काम करता है, UDP कैसे काम करता है, TCP UDP, बेसिक OSI मॉडल में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, IP एड्रेसेस के बारे में, तो ये सब पढ़ सकते हैं। अभी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी आपके साथ, OPS, CN, OS, डेटा स्ट्रक्चर्स, पर क्या ये सब आना ज़रूरी है? इसका आंसर है नहीं। हो सकता है कि आपको इनमें से सब कुछ ना आता हो, लेकिन आप अगर किसी कंपनी को ज्वाइन कर लें तो कंपनी आपको वो चीज़ें ज़रूर सिखाएंगी और आप समय के साथ वो सब सीख जाओगे जो आपको सीखना है। अब अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अपना कैरियर बनाना चाहते हो, उसमें अपना पार्ट ढूंढना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। मैंने उन ऑप्शंस की ब्रॉड कैटेगरीज बना दी हैं। इनके अंदर भी काफ़ी सारी सब कैटेगरीज हैं, तो मैंने जो मेन चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया है यहाँ पे। फुल स्टैक इंजीनियर। फुल स्टैक इंजीनियर एक ऐसा इंसान है जिसको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का नॉलेज होता है, और वो एक पूरी फुल फ्लेज वेबसाइट स्क्रैच से बना सकता है। इसके अलावा उसको थोड़ा बहुत सोर्स कोड मैनेजमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। सोर्स कोड मैनेजमेंट अर्थात कि कोड को वो कहाँ पे रख रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है, वर्जन्स में कैसे तोड़ रहा है, वो आदि। दूसरा है डेटा साइंस। डेटा साइंस के अंदर हमारी बहुत सारी सब फील्ड्स हैं, जैसे डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI एंड ऑल, मशीन लर्निंग। तो इसमें आपको डेटा को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, और डेटा से मशीन लर्निंग मॉडल्स, AI के बारे में जानना आना चाहिए। ChatGPT तो आप सभी ने सुना ही होगा, काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो वो जनरेटिव AI का इस्तेमाल करता है और NLP का इस्तेमाल करता है। NLP इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसमें हमारे पास टेक्स्ट होता है, हम टेक्स्ट को कैसे प्रोसेस करते हैं, आगे उसको मॉडल को कैसे देते हैं। मॉडल हम जनरली यूज़ करते हैं RNN। डीप लर्निंग में हमारा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका दूसरा कैरियर हो सकता है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा पाइथन की तरफ जाएँ, क्योंकि पाइथन में ही काफ़ी मॉडल्स ट्रेन किए जाते हैं। तीसरा है डेवॉप्स। ये डेवॉप्स एक नई चीज़ है जो कि हाल ही में आई है। ये एजाइल मेथोडोलॉजी से उत्पन्न हुई है। एजाइल मेथोडोलॉजी एक प्रोसेस है जिससे हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं। इसमें हमारा कंटिन्यूस फीडबैक एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट का कंसेप्ट लगता है, कि जैसे जैसे हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वैसे वैसे हम उसको यूजर्स को देख के चेक करवा के उसमें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। इसमें हम टीम से जिस भी टीम में काम कर रहे हैं उसके थ्रू डायरेक्टली हमेशा कम्युनिकेशन रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो डेवॉप्स इसका ही एक एक्सटेंशन है। डेवॉप्स में हम पाइपलाइंस बनाते हैं, CI/CD पाइपलाइंस, अर्थात कॉन्टिग्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिग्यूस डेवलपमेंट। तो इसमें हम सारे प्रोसेस को, एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट और टेस्टिंग फेज को ऑटोमेट कर देते हैं। डिप्लॉयमेंट का मतलब उसको कहीं होस्ट करना, और टेस्टिंग का मतलब कुछ चीज़ें चेक करना कि वो सही से एप्लीकेशन की जो फंक्शनलिटीज़ हैं हमारी काम कर रही कि नहीं। चौथा है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में हम अपने सिस्टम्स को
किसी बाहर के अटैक से बचाने के लिए प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, उसमें भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये फील्ड भी अपने आप में काफ़ी रोमांचक है। इसको हम सुधारने के लिए, इसको हम अपने अच्छा करने के लिए CTF में पार्ट ले सकते हैं, कैप्चर द फ्लैग इन हैकाथॉन, कैप्चर द फ्लैग इवेंट्स। तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ें। और साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स भी पढ़ें, CIA ट्रायड वगैरह क्या होता है, एंड CTS में पार्ट लें अगर आपको इस फील्ड में जानने का इंटरेस्ट है। तो आपको अगर इन चारों में से कोई भी फील्ड में जाना है तो आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं, मैं बेझिझक होकर आपको गाइड करूँगा। बात करते हैं हैकाथॉन्स की। हैकाथॉन होती क्या है? अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको लगेगा कि क्या यह हैकिंग से रिलेटेड कोई इवेंट है, तो इसका जवाब है जी नहीं। हैकाथॉन एक ऐसी इवेंट है जहाँ पे आपको कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता है और आपको उसका एक सोल्यूशन डिज़ाइन करना होता है। सोल्यूशन टेक्निकल भी हो सकता है और नॉन टेक्निकल भी। तो अगर यहाँ पे हम टेक्निकल करियर की बात कर रहे हैं तो सोल्यूशन टेक्निकल ही होना चाहिए। तो हैकाथॉन में जनरली हम टीम बनाते हैं 3-4 लोग की, और आपको कुछ टाइम दिया जाता है। आपको उस टाइम के अंतर्गत एक पूरा वर्किंग सोल्यूशन बनाना होता है और प्रोटोटाइप देना होता है। उस सोल्यूशन को प्रेजेंट करना होता है, उसके स्कोप्स के बारे में डिस्कस करना होता है कि वो आगे कैसा चलेगा, उसका डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, मार्केट में उसको कैसे लाना चाहिए आदि। तो हैकाथॉन में सबसे पहला स्टेप जो जरूरी होता है वो टीम बिल्डिंग। तो अपने लिए एक टीम कैसे बनानी चाहिए आपको? तो आप अपनी टीम में अलग अलग ऐसे बंदे ढूंढें जो अलग अलग टेक स्टैक में माहिर हों। जैसे आप मान लो फ्रंट एंड डेवलपर हो, तो आप एक बैक एंड डेवलपर हो सकते हो, एक AI का इंसान ढूंढ सकते हो, और उन सबको मिलकर एक बढ़िया सोल्यूशन बना सकते हो। कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। टीम को क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो किस सोल्यूशन पे काम कर रही है, कैसे काम कर रही है और क्या बना रही है। इनोवेशन, जो भी आप सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हो वो अपने आप में यूनिक होना चाहिए और काफ़ी इनोवेटिव होना चाहिए। चौथा है आपका सोल्यूशन जितना सरल हो और जितना अच्छा हो, जितना एफिशिएंट हो, उतना अच्छा। बिजनेस इंपैक्ट, आपका सोल्यूशन बिजनेस पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, आपको क्या फायदा पहुंचा रहा है आदि। और अगर आप कंपटीशन विद एग्जिस्टिंग सोल्यूशन, अगर आपकी मार्केट में कोई दूसरा सोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जिस पर आप काम कर रहे हो और आपका कुछ सोल्यूशन हटके है, तो आप अपनी सोल्यूशन की विशेषताएं बता सकते हो और ये बता सकते हो कि दूसरे वाले से वो कैसे बेहतर है। रेज्यूमे, अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपका रेज्यूमे। तो आपका रेज्यूमे कम से एक पेज का रहना चाहिए। उसमें आपके सेक्शंस हो सकते हैं, जैसे आपकी शिक्षा, आपने कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी है, आपकी स्कूल की शिक्षा, आपके कॉलेज का। आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप कौन हो, फुल स्टैक डेवलपर हो या आदि। जनरली आप जिस रोल के लिए अप्लाई करते हो आप उसी रोल के बारे में लिखोगे कि आप फुल स्टैक रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। टेक्नोलॉजी जिस पर आपने काम किया है, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आपने क्या क्या किस किस चीज़ों में काम किया है, जैसे जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, रिएक्ट, जेंगो, स्प्रिंग बूट आदि। आपके प्रोजेक्ट्स, जिस भी डोमेन में आप अप्लाई कर रहे हो आपके उस डोमेन में कुछ प्रोजेक्ट्स मौजूद होने चाहिए, और ये बढ़िया रहेगा कि वो डिप्लॉयड हो ताकि जो भी आपका रेज्यूमे पढ़े उनको खोल के देख सके। आप अपने प्रोजेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, पर कोशिश करें कि आपका डिस्क्रिप्शन छोटा रहे और कॉम्पैक्ट रहे। अपनी अचीवमेंट शेयर कर सकते हो, अचीवमेंट्स हैकाथॉन्स हो सकती हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कॉन्टेस्ट हो सकता है आदि। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी कंपनी में पहले भी काम किया है तो आप उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हो, ये आपको बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। तो चलिए ये वीडियो ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी समस्या है आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। ये मेरी मेल ID है और ये मेरा लिंक्डइन है। ये मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, और बेझिझक होकर मेरे पास आइए और कोई भी समस्या है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।